हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं कुंडली मिलान की जो मैंने आपको बोला था कि लगन शुद्धि और समय शुद्धि कैसे करनी है उसके बारे में वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो ये कुछ डिटेल्स में इसमें आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत से लोग जो हैं इसको मिस कर देते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं और अपने उनके जो पंडित लोग होते हैं या जो भी उनके देवज्ञ होते हैं इन चीज़ों को नहीं देखते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं दोस्तों। शास्त्रों में सब लिखा हुआ है और कोई भी जो टेक्निक या कोई भी रूल जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो सारा शास्त्र सम्मत होता है। अपने पास से मैं कोई भी टेक्निक डेवलप नहीं करता हूं। तो मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं क्योंकि आज जो वीडियो है वो मैं बिना अपने नोट्स पढ़े आपको नहीं बता सकता हूं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अपने पास इन पॉइंट्स को आप नोट करिए। जब भी आप किसी की भी कुंडली मिलान करवाने के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो इन पॉइंट्स को आप उनके सामने रख सकते हैं कि आप इन पॉइंट्स को टैली कीजिए, इनको वेरीफाई कीजिए। अगर ये ठीक नहीं बैठते हैं तो कुंडली मिलान जो है गलत हो सकती है। उसका आफ्टरमैथ क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है दोस्तों, विवाह में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। मैरिज तो हो जाती है लेकिन मैरिड लाइफ के बाद आप दोनों में, हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या संतान उत्पत्ति नहीं होना या एक का सेपरेशन हो जाना, बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब लग जाना, इस तरह की चीज़ें जो उसमें हो जाती हैं। तो आइए, मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, नोट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये मेरे गुरुजी के नोट्स हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, विवाह के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दिन और समय शुद्धि, जिसको लगन शुद्धि भी कहा जाता है। ये सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको वर्ष निर्णय करना है दोस्तों। वर्ष का निश्चय करना है कि कौन से वर्ष में लड़के का विवाह होना चाहिए और कौन सी वर्ष में लड़की का विवाह होना चाहिए। इसमें भी शास्त्रों में कुछ विधान दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, लड़कों का जो वर्ष है वो ऑड वर्ष होता है। ऑड वर्ष आपको ऐसे लेना है दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, फिर 25, 27, 29, 31, इस तरह से। और लड़कियों का दूसरी तरह से लेना है, जो इवन वर्ष होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से। तो मान लीजिए आपका लड़का जो है वो 28 वर्ष का है, तो ये सम वर्ष है दोस्तों। इस वर्ष में आपको अपने लड़के का विवाह नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपकी लड़की 28 वर्ष की हैं तो आप कोशिश करिए उनके लिए जो आप लड़का देखें वो 29 वर्ष का हो या 31 वर्ष का हो। तो लड़के की आयु विषम वर्ष में होनी चाहिए, लड़की की आयु सम वर्ष में होनी चाहिए, तभी जो है एक शुभ विवाह होता है। विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। अब सेकंड, इसमें महीना, कौन सा महीना आपको चुनना है दोस्तों। देखिए, महीना दोस्तों हमें इंग्लिश कैलेंडर से कभी भी नहीं लेना होता है, क्योंकि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है और बहुत से लोग उसको लेकर सीरियस भी हैं। मेरे को मेल्स भी आई थी काफ़ी सारी कि आपका जन्म वार कौन सा होना चाहिए। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आपको वार का निर्णय करना है, इंग्लिश या वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से नहीं करना है आपको। तो इसके ऊपर आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि वार पति की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और जब मैं आपको लास्ट में समय शुद्धि और लगन शुद्धि बताऊंगा तो उसमें वार पति की बहुत इंपॉर्टेंस होगी और मैं आपको बताऊंगा कि वार पति का क्या रोल होता है विवाह में। तो मास निश्चय, कौन सा महीना शुभ है, किस महीने में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 महीने जो शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर लिखा है दोस्तों, चैत्र और पौ का महीना। पौ मतलब पौष का महीना भी इसको कुछ लोग कहते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको चैत्र और पौ का महीना कहते हैं। इसमें बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है दोस्तों। कुछ प्रांतों में लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी को जो लोग फॉलो करते हैं वो इस महीने में कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसमें वर्जित होता है। 4 महीने और हैं, उसमें अगर आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुंडलियों का मिलान बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना है। वो है कार्तिक, अश्विन, भादो और श्रवण।
देखिए, अगर आपकी कुंडली मिलान सही नहीं है और इन 4 महीनों में आप विवाह कर देते हैं, श्रवण, भादो, अश्विन और कार्तिक, तो विवाह के बाद हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम्स होंगी, कष्ट होंगे। अगर उनकी संतान उत्पत्ति हो भी जाएगी तो संतान को कष्ट होगा, किसी न किसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, हानि हो सकती है, एक्सीडेंट्स के योग बन सकते हैं। तो इन मासों में आपको विवाह नहीं करना है। बाकी सब जो मास हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। उनमें सबसे शुभ मास जो है दोस्तों, माघ का महीना होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में अगर आप विवाह करते हैं तो धन की वृद्धि होती है इस मास में। और फाल्गुन में भी अगर आप विवाह करते हैं दोस्तों, तो भी एक जो विवाह होता है आपके भाग्य उन्नति करता है दोस्तों। तो ये 2 मास जो होते हैं ये बहुत ही शुभ होते हैं, तो इसमें आप विवाह कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कौन से ऐसे मास हैं जिनमें विवाह बिल्कुल वर्जित होता है, आपको बाय मिस्टेक भी इस महीनों में विवाह नहीं करना चाहिए। तो आइए एक एक करके मैं बताता हूँ। वो है अधिक मास। जी हाँ, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे एट प्रेजेंट अधिक मास चल रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है दोस्तों। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि जो अपने ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, या ऐसे पंडितों की बातों में आ जाते हैं, या ऐसे देवज्ञों की बातों में आ जाते हैं कि आप हवन तो कर लीजिए, हवन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से क्लियरली बता रहा हूँ, हवन करना बहुत ही एक शुभ कार्य होता है। जब आप हवन करते हैं तो आप गणेश जी को, सारे जो हमारे नवग्रह होते हैं उनको, और जितने भी हमारे पूजनीय इष्ट देव होते हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं अपने हवन में आकर साथ बैठने के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई हवन में बैठते हैं दोस्तों, तो आप जो पंडित जी होते हैं और जब वो अपने मंत्र पढ़ रहे होते हैं, मंत्र पढ़ने से पहले वो कुछ बोलते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। वहाँ पे आपको ये बोलेंगे अपना गोत्र बताइए, अपना नाम बताइए, जो हवन करवा रहा होता है उनका नाम बताइए, कौन सी जगह पे हवन हो रहा है उस शहर का वो नाम लेते हैं, आपका मकान नंबर बोलते हैं और आपका गोत्र बोलते हैं, और सारे जो नवग्रह होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है आपके हवन में साथ बैठने को। तो दोस्तों इतने शुभ कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, अगर आप हवन करने जा रहे हैं, तो कृपा करके इस अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए, बिल्कुल भी वर्जित है। ये शास्त्र सम्मत बात है दोस्तों। गुरु और शुक्र जब अस्त हों, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रूल है। कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। जिसको तारा डूबा हुआ, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जब तारा डूबा हुआ हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह वर्जित होता है। गुरु और शुक्र जब अस्त होंगे तो विवाह वर्जित होता है दोस्तों। ग्रहण के कम से कम 10 दिन पहले और 10 दिन बाद कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। नॉर्मली इसमें 3 दिन लिए जाते हैं, लेकिन आप प्रिकॉशनरी मेजर से ग्रहण के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद कोई भी शुभ कार्य ना करें दोस्तों। कृष्ण पक्ष की 13th और 14th तिथि, 13वीं और 14वीं तिथि और अमावस्या को कोई भी शुभ कार्य या आपको विवाह नहीं करना है दोस्तों। होली के 8 दिन पहले और होली के 15 दिन बाद कोशिश करिए कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो विवाह को टाला जाए दोस्तों। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो हमारे देव होते हैं वो रेस्ट करते हैं, जिसको देव शायन बोलते हैं। तो इस पीरियड में भी विवाह आपको नहीं करना चाहिए। जब तक देव जाग नहीं जाते तब तक विवाह नहीं करना चाहिए, यह उनके रेस्ट का टाइम होता है दोस्तों। तो इसमें भी विवाह वर्जित होता है। अब एक समस्या यहाँ आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं और उनकी ये इच्छा होती है कि मेरे पोते की या मेरी पोती जो भी है उनका विवाह मेरी आंखों के सामने हो जाए। तो उस केस में इन सब चीज़ों को आप ओवरराइड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लगन शुद्धि अवश्य करें। लगन शुद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इमरजेंसी में विवाह करना है, कोई भी आपके पास मुहूर्त नहीं आ रहा है,
तो लगन शुद्धि करके आप विवाह करिए अच्छे लगन में, और लग्नेश की पोजीशन उस समय बहुत अच्छी हो, उस पीरियड में आप विवाह कर सकते हैं। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है दोस्तों, नॉर्मली आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब आपको मैं बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, और ये प्रैक्टिकल मैंने अपने घर में खुद देखा है दोस्तों, जिसको अभी तक हम आप कह सकते हैं कि भोग रहे हैं उस चीज़ को। तो ये मैं भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जिसको कहते हैं ज्येष्ठ दोष। जी हाँ, ज्येष्ठ दोष क्या होता है? अगर आपके बड़ी संतान है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो उनका विवाह आपको जेठ के महीने में नहीं करना है। अगर गलती से आपने जेठ के महीने में अपने बड़े लड़के या बड़ी लड़की का विवाह कर दिया, तो वो विवाह हमेशा परेशानियों से उलझा रहेगा, उनका जीवन जो है स्ट्रगलफुल रहेगा दोस्तों। अगर दोनों ही ज्येष्ठ हैं तब भी आपको विवाह नहीं करना चाहिए दोस्तों। कोशिश करिए उस विवाह को आप अवॉइड करिए। अगर आपका लड़का बड़ा है, उसके लिए आप कोई लड़की देखने जा रहे हैं, तो वो लड़की भी अपने माता पिता की बड़ी संतान नहीं होनी चाहिए। दोनों ज्येष्ठों का अगर आप विवाह कर देंगे दोस्तों, तो भी मैरिज प्रॉब्लम्स के साथ भरी रहेगी। देखिए, मेरे जो फादर थे वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, और मेरी जो मदर थी वो अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, और उन दोनों का विवाह हुआ। उस समय तो एस्ट्रोलॉजी का, इन सब चीज़ों को लोग इतना नहीं मानते थे, बहुत समय पहले की बात है। आई थिंक 1965 या 64 के आसपास उनका विवाह हुआ। 1964 के आसपास उनका विवाह हुआ था। एग्जैक्ट डेट मेरे को भूल गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, जब भी जैसे ही उनका विवाह होता है तो मेरे फादर की लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। बहुत स्ट्रगल हो जाता है उनके लाइफ में, बहुत लॉस हुआ उनको अपने जीवन में। कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो बिक गई, कुछ हमारी फैक्ट्रीज़ थी, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस था, वो सब बंद हो गया। तो देखिए, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे इफ़ेक्ट आता है। एकदम आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये शास्त्र सम्मत बातें हैं दोस्तों। शास्त्रों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों थे, उन्होंने कुछ सोच के, इसके पीछे लॉजिक्स होते थे, उसकी वजह से इन चीज़ों को बनाया है। और देखिए, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और वो एक्सपायर हो गए, और मम्मी मेरी अभी लाइव हैं। तो देखिए, क्योंकि ये दोनों ज्येष्ठ थे, फादर भी ज्येष्ठ थे, मेरी मम्मी भी ज्येष्ठ थी, दोनों ज्येष्ठों का विवाह होना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। तो और उस चीज़ का दुख जो है वो जीवन भर दोनों को भोगना पड़ता है। तो अभी मैं सिचुएशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए दोस्तों, हो सके तो अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप भगवान पे छोड़ सकते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जन्म मास विचार। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय पे आपको बात बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली जब आप किसी के पास कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका जन्म कौन से महीने में। तो आप कहते हैं कि मेरा जन्म तो दिसंबर में है, लड़की कहती है मेरा जो बर्थडे है वो तो अक्टूबर में है। तो वो मुहूर्त निकालते वक्त ये कह देते हैं कि दिसंबर में तो शादी नहीं होगी और अक्टूबर में भी शादी नहीं होगी, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस प्रैक्टिस को जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर आपको एक अच्छे देवज्ञ, एक अच्छा ज्योतिषी बनना है दोस्तों, तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कीजिए, हिंदू के जो रीति रिवाज हैं, हिंदुइज्म को फॉलो कीजिए। आपको जन्म का मास हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लेना है। मान लीजिए आपका फाल्गुन मास में जन्म हुआ है, तो उस मास में आपको विवाह नहीं करना है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, और उनको मालूम नहीं होता है, क्योंकि सब काम जो होते हैं वो पंडित जी करते हैं या कोई अच्छे देवज्ञ होते हैं वो करते हैं। लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए आपको मैं आज यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी डेट आपको फॉलो करनी है, आपका जन्म वार फॉलो करना है, जन्म मास फॉलो करना है, तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से फॉलो करने हैं दोस्तों। वेस्टर्न के हिसाब से आपको फॉलो नहीं करने हैं। जिस दिन आपका जन्म हो उस दिन आपको विवाह नहीं करना है, जिस लगन में आपका जन्म हो उस लगन में भी आपको विवाह नहीं करना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जिस नक्षत्र में
लड़की या लड़के का जन्म हो, उस नक्षत्र वाले दिन भी आपको विवाह नहीं करना है दोस्तों। देखिए ये बातें जो है देखने में सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनके बहुत गहरे लॉजिक्स हैं दोस्तों। आप प्रैक्टिकली जब चीज़ों को देखेंगे, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने मैंने खुद ही बताया कि मेरे घर में मैंने ये चीज़ देखी है, तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, हमें फॉलो करना चाहिए दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए दोस्तों। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसको त्रिबल शुद्धि कहा जाता है। देखिए त्रिबल शुद्धि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली ये हर पंचांग में रेडीमेड होती ही है। जब मुहूर्त निकाला जाता है लड़का लड़की के विवाह का, तो उसमें त्रिबल जो शुद्धि होती है वो ऑटोमेटिक की जाती है। लेकिन ये होती क्या है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और अगर आप किसी की कुंडली मिलान करते हैं तो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि त्रिबल शुद्धि, क्या आपने त्रिबल शुद्धि करी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिबल शुद्धि क्या होती है। तो आइए पहले लड़के की बात करते हैं। लड़के की जो जन्म राशि हो, यानी चंद्रमा जिस राशि में हो, उसकी आप एक कुंडली बना लीजिए, चंद्र कुंडली बना लीजिए। फॉर एग्जांपल चंद्र कुंडली से गोचर के सूर्य 4, 8, 12 में अगर होंगे उस महीने में, तो वो महीना विवाह के लिए वर्जित होता है दोस्तों। कभी भी आपको उस महीने में विवाह नहीं करना है। अगर चंद्र कुंडली से, लड़के की चंद्र कुंडली से सूर्य देव तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाग में गोचर कर रहे होंगे, तो उस महीने में आप विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ये उपचय भाव होते हैं। और दो हाउसेस और रह गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चंद्र कुंडली में लगन में ही सूर्य देव हैं गोचर में और 7वें घर में सूर्य देव हैं, तब तो बिल्कुल भी आपको विवाह नहीं करना है। ये विवाह डाइवोर्स में एंड होगा हमेशा। उसके बाद 259 हाउसेस में अगर सूर्य देव हैं आपके चंद्रमा से, लड़के की जन्म चंद्र कुंडली से अगर चंद्रमा से सूर्य दूसरे, 5वें और 9वें घर में हैं दोस्तों, तो विवाह आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, उनकी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, दान करना पड़ेगा। और ये रेमेडीज़ आपको करनी है जब सूर्य देव 13 डिग्रीज क्रॉस कर लेंगे। 13 डिग्रीज क्रॉस करने के बाद आप रेमेडीज़ करके फिर विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्र शुद्धि की। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि सूर्य को कैसे आपको देखना है। अब लड़के की कुंडली आपको फिर से चंद्र कुंडली लेते हैं। लड़के की चंद्र कुंडली से गोचर के चंद्र अगर उस दिन 4, 8, 12 यानी 4th, 8th हाउसेस में से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वहाँ विवाह बिल्कुल वर्जित होगा। और ये नॉर्मल भी मैंने एक मुहूर्त की वीडियो बनाई थी दोस्तों। कोई भी शुभ काम अगर आप करते हैं तो अपनी जन्म राशि से अगर चंद्रमा 4th, 8वें, 12वें भाव में है, या आपके लगन से, लगन कुंडली से भी अगर चंद्रमा 4th, 8वें, 12वें भाव में है, तो उस दिन को आप कृपा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जल हाउसेस होते हैं दोस्तों। यहाँ पे किया हुआ शुभ कार्य हमेशा जल की तरह बह जाएगा, उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोई भी शुभ कार्य करना उस काल में वर्जित होता है दोस्तों। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। ये दोनों चार्ट्स पे आप इसको वैलिड कर सकते हैं, लड़के की भी और लड़की की भी, क्योंकि सूर्य सिर्फ लड़के के लिए देखा जाता है, लेकिन चंद्र शुद्धि आप दोनों के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी हाउसेस में अगर चंद्रमा ट्रेवल कर रहा है, लड़का और लड़की दोनों कुंडली से इसको आप देखना है। 4, 8, 12 को छोड़कर बाकी हाउसेस में अगर चंद्रमा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए कुछ लोग 12वें घर में चंद्रमा को कुछ % एप्लीकेबल मानते हैं कि पूजा अर्चना करने के बाद आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन 12th हाउस भी एक जल हाउस होता है दोस्तों। और काल पुरुष की कुंडली में इसको मीन राशि का अधिपति माना गया है, जो कि बिल्कुल 100% जल राशि होती है। तो इस केस में आपको नहीं करना चाहिए पूजा अर्चना करने के बाद। 4, 8, 12 बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपको दोस्तों। अब बात करते हैं, एक और मेजर प्लैनेट हैं गुरुदेव। जी हाँ, जो कि विवाह के कारक होते हैं। लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों में आपको इसकी शुद्धि करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सेम रूल वही होता है। अगर 4, 8, 12 में गुरुदेव ट्रेवल कर रहे होंगे लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों में,
तो आपको विवाह नहीं करना है और बाकी सब जगह आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ऋषि मुनियों ने दी हैं। अगर गुरुदेव एग्जॉल्टेड होंगे या अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे तो विवाह किया जा सकता है दोस्तों। ये दोनों की कुंडलियों से आपको देखना है दोस्तों, लड़के की कुंडली में भी, लड़की की कुंडली में भी। अब एक और प्लैनेट है शुक्रदेव। जी हाँ, लड़के की कुंडली में चंद्रमा से शुक्रदेव 8वें भाव में नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर लड़के की कुंडली में चंद्रमा से शुक्रदेव अष्टम भाव में ट्रेवल कर रहे होंगे और आपने उस दिन का लगन निकाल लिया विवाह के लिए, तो उनकी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 12वें घर में शुक्र, आप सबको पता होगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लगन शुद्धि कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे होने चाहिए और नक्षत्रों का क्या रोल होता है, इसके बारे में अब लास्ट पार्ट जो रहेगा, जो फाइनल पार्ट होगा ये लगन शुद्धि का, और शायद कुंडली मिलान का भी मैं यहीं पे इसको एंड कर दूंगा। और अभी आगे बताने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे टॉपिक्स में लास्ट वाले जो वीडियो होगी उसी में कवर कर लूँगा दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, इनको आप नोट्स बना के रखिए और इनको अलग अलग चार्ट्स पे आप ट्राई करिए दोस्तों। जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को जो ऋषि मुनियों ने दिए हैं इनको ट्राई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे डिफरेंट चार्ट्स पे, तब तक आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ आप नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स बन के ही रह जाएंगे। इनको प्रैक्टिकली आपको टेस्ट करना है टाइम टू टाइम। तो आज के लिए इतना ही। मेरी 2 वीडियोस और अपलोड होने वाली हैं दोस्तों, जिसपे मैंने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसको भृगु बिंदु कहा जाता है, डेस्टिनी पॉइंट क्या कहा जाता है। वो शायद अभी अपलोड हो गई होगी, नहीं होगी तो शायद होने वाली होगी। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।